एक बच्चे की सरकारी नौकरी लगती है तो उसका परिवार नहीं, उसके आजू बाजू के रिश्तेदार, समाज तरक्की करता है। 15 मार्च 24 तक जिस भी छात्र छात्रा ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसको माफ करेगी। ये हमारा वायदा है। ये हमारा वायदा है कि वो पैसा हम कॉर्पोरेट को देने की बजाय जो उनको देंगे किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में इस्तेमाल करेंगे। अडानी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, वो टॉप 10 कंपनियों में भी उनकी कंपनी का नाम इनकम टैक्स में नहीं आता। वो अमीर बनते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। एक समस्या को उठाता है, दूसरा समस्या में प्लानिंग करता है, तीसरा उसको कैबिनेट में पास करता है और चौथा उसको जुडिशरी में सही ठहराता है और 3-3 बार वहां पैकेज मिलता है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस प्रोग्राम में आप आए और सुबह से अब तक आप यहाँ बैठे हैं, सबको सुना। जैसा राहुल जी ने कहा कि सामाजिक न्याय उनका लाइफ का मिशन है। और क्यों है? क्योंकि एक हकीकत है कि इस देश में अमीर की और गरीब की खाई मौजूद है और बढ़ रही है, 10 साल में बढ़ रही है। अगर आप डेटा देखेंगे तो इस समय 21 परिवारों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। 21 परिवारों पे 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है और 50% जनता के पास केवल 3% संपत्ति है। और ये कोई संयोग नहीं है कि ये 50% लोग में अधिकांश ऑलमोस्ट 95% वो या तो एससी के होंगे या एसटी के होंगे या ओबीसी के होंगे या माइनॉरिटी के होंगे। ये इस देश की हकीकत है। इसीलिए राहुल जी का ये कहना है कि अगर अमीर और गरीब की खाई कम करनी है, अगर इस देश के अंदर वो 95% लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, अगर उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये देश मजबूत नहीं हो सकता। कोई भी मुल्क अपनी बहुसंख्यक जनता के गरीब रहने पर अमीर नहीं हो सकता। बड़ी जनसंख्या के दम पर हमारी इकॉनमी बड़ी हो सकती है, हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी नहीं है, वो छोटी है, कम है। तो ये काम करने के लिए जब प्लानिंग की जाती है तो डाटा ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है कि कौन सी कम्युनिटी के लोग कहाँ हैं, कितना रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए एक्सरे की बात बार बार की जा रही है कि डेटा होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश आगे बढ़ेगा। ये मिशन राहुल जी का है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर संविधान ने गारंटी दे दी, संविधान ने सबको अधिकार दे दिए बराबरी का, तो रातों रात हजारों साल की असमानता मिट गई है। वो पहला कदम था। उस कदम के बाद इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी का एक बहुत बड़ा मिडिल वर्ग तैयार हुआ, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। ये हकीकत है। लेकिन इसके अलावा भी एक हकीकत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। इस देश के अंदर 2 डैम बने, सबसे बड़े डैम, एक टिहरी डैम, एक सरदार सरोवर डैम। दोनों एक ही वक्त में बने। दोनों के बनाने के वक्त एक ही मंत्रालय दोनों की काम करते थे। हर पार्टी की सरकार इस बीच में आ गई। तो ये भी नहीं है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कोई रोल रहा। आपने लगातार सालों साल ये विजुअल देखा होगा टीवी पे कि सरदार सरोवर डैम के जो विस्थापित हैं वो रिहेबिलिटेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में बहुत विजुअल्स हमने देखा, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने पे हैं, कभी कहीं है, और आज तक वो खबरें आ रही हैं। लेकिन आपने एक सिंगल खबर नहीं याद होगी कि कभी टिहरी डैम के विस्थापितों को संघर्ष करना पड़ा हो। ऐसा इस देश में क्यों हुआ कि एक ही वक्त में 2 डैम, एक ही मंत्रालय, एक में विस्थापन का पैकेज मिला, 3 बार मिला, टिहरी डैम में 3 बार मिला, और सरदार सरोवर डैम वाले संघर्ष करते रह गए क्योंकि जाति पीछे है। क्योंकि टिहरी डैम के विस्थापित जिस वर्ग से आते हैं वही वर्ग जुडिशरी में है, वही वर्ग मीडिया में है, वही वर्ग ब्यूरोक्रेसी में है और वही वर्ग राजनेता है। एक समस्या को उठाता है, दूसरा समस्या में प्लानिंग करता है, तीसरा उसको कैबिनेट में पास करता है और चौथा उसको जुडिशरी में सही ठहराता है और 3-3 बार वहां पैकेज मिलता है। सरदार सरोवर में एससी, एसटी बहुसंख्यक थे जो विस्थापित थे, वो ना जुडिशरी में थे,
ना वो ब्यूरोक्रेसी में थे, ना उनकी लीडरशिप मजबूत थी, ना मीडिया में थे, वो आज तक भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सच्चाई देश की है। इस सच्चाई को अगर हम नहीं समझेंगे तो इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए सामाजिक न्याय की जो अवधारणा कांग्रेस पार्टी लेके चली थी, जैसा हमने कहा 1931 से चली थी, वो अवधारणा की यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा आगे बढ़ी पिछले 75 साल में, वो यू टर्न ना ले ले। इसलिए आज संघर्ष जरूरी है कि हम यू टर्न लेके अगर चले जाएंगे तो मालूम नहीं कितने 100 साल दोबारा लगेंगे यहां पहुंचने में जहां हम आज पहुंचे हुए हैं। एक बात और कही मधु जी ने, विषय से हटकर है, कि मिडिल क्लास के लिए आप कुछ क्यों बोलते। सामाजिक न्याय और मिडिल क्लास ये आपस में जुदा नहीं है। इस देश में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा वर्ग पिछले 75 साल में तैयार हुआ। उसके पीछे चाहे संविधान का जो गारंटी है उसका रोल रहा हो, चाहे फ्री एजुकेशन का रोल रहा हो, चाहे हरित क्रांति का रोल रहा हो, चाहे श्वेत क्रांति का रोल रहा हो, लगातार सरकारों ने काम किया और उसको हम भूले नहीं हैं। मैं विषय से हट के बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से। आज जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, तो हमको मिडिल क्लास को मधु जी याद दिलाना पड़ेगा कि आज देश के अंदर पिछले 10 साल में इनकम टैक्स छूट नहीं बढ़ी है। जब यूपीए की सरकार आई थी 2004 में, तो इनकम टैक्स का 30% का ब्रैकेट 2.5 लाख था। जब 14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो 4 गुना बढ़ोतरी हो गई थी, 10 लाख पे हम ले आए थे। पिछले 10 साल में इनकम टैक्स की छूट नहीं बढ़ी, आज भी 10 ही लाख का ब्रैकेट है। ये मोदी सरकार जो आई थी इस वायदे पे कि हम इनकम टैक्स 0 करेंगे, 10 साल उन्होंने इनकम टैक्स की राहत नहीं दी। ये हमको मिडिल क्लास को समझाना पड़ेगा। मिडिल क्लास को हमको याद दिलाना पड़ेगा कि 2004 में जब यूपी की सरकार थी तो अंडर सेक्रेटरी की सैलरी 16,500 से शुरू होती थी इस देश के अंदर, और जब यूपी की सरकार गई तो अंडर सेक्रेटरी की सैलरी 78,000 रुपए से शुरू होती थी। सर उस पर भी आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। यूपीए के टाइम पे सरकारी सैलरी लगभग 4 गुना, और जो प्राइवेट सैलरी थी, मेरे कैमरामैन साथी यहाँ पे मीडिया के हैं, 2004 में एक कैमरामैन की सैलरी मीडिया के अंदर 4 से 5,000 होती थी। 14 में वो 40,000 तक पहुंची और आज भी 24 में 40,000 पे अटकी हुई है। तो मिडिल क्लास को ये समझाना पड़ेगा कि 10 साल उन्होंने क्या खोया है। और इस 10 साल में अभी राजीव चंद्रशेखर मंत्री थे मोदी सरकार में, शशि थरूर जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े खरबपति हैं, बीपीएल कंपनी के मालिक, 680 रुपए इनकम टैक्स देते हैं। 680 रुपए। आप लोगों में से कोई भी 680 टैक्स पे नहीं अटका होगा अभी। अडानी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, वो टॉप 10 कंपनियों में भी उनकी कंपनी का नाम इनकम टैक्स में नहीं आता। वो अमीर बनते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो बात कर रहे हैं, वो हम इसी की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को, गरीब को सहायता देने की जरूरत है। 16 लाख करोड़ आपने उनके माफ कर दिए जो इनकम टैक्स नहीं देते, जिनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी गई मोदी सरकार द्वारा। इनकम टैक्स में 10 साल छूट नहीं दी, सैलरीज नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ी। ये मिडिल क्लास को हमको याद दिलाना पड़ेगा। हम केवल सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास की बात भी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि हम 16 लाख करोड़ जो आपने माफ किए कुछ कंपनीज के, हम उससे अलग जाकर हर स्टूडेंट का लोन माफ करेंगे। 15 मार्च 24 तक जिस भी छात्र छात्रा ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसको माफ करेगी। ये हमारा वायदा है। ये हमारा वायदा है कि वो पैसा हम कॉर्पोरेट को देने की बजाय जो उनको देंगे किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में इस्तेमाल करेंगे। ये मिडिल क्लास की डिमांड है हमारी। पूरी मिडिल क्लास जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास में 35 से 45% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। आईआईटी में बिट्स पिलानी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं लोकल कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा हूं जहां पे 1 साल में 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस हो गई है। रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। वो बच्चे आज
पढ़कर गिग इकोनॉमी में जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय बन रहे हैं। हम मैनिफेस्टो में उनकी बात भी कर रहे हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम मिडिल क्लास की और गरीब की बात तब करते हैं जब हम कहते हैं कि 25 लाख का इलाज हम लोग मुफ्त देंगे। 25 लाख तक का हमारा इलाज का मुफ्त का वायदा है, ये हम मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। हम 30 लाख अगर वैकेंसीज भरने की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास के लिए है और SC ST OBC के लिए भी है, क्योंकि SC ST OBC की तरक्की में सबसे बड़ा अगर रोल रहा है वो सरकारी नौकरी का रहा है। एक बच्चे की सरकारी नौकरी लगती है तो उसका परिवार नहीं, उसके आजू बाजू के रिश्तेदार, समाज तरक्की करता है। हम उस सिस्टम को वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास के लिए है। और हम महिलाओं को ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब आएगी तो 50% सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी, क्योंकि आज आप देखिए 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, महिलाएं, लड़कियां लड़कों से बेहतर रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन नौकरियों में नहीं है। तो कांग्रेस ने ये वायदा इसलिए किया है, ये मिडिल क्लास का वायदा नहीं है। हम जानते हैं कि अलग अलग वर्ग हैं और उन वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी आज करने जा रही है। ये मधु जी, आपके सवाल पे मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता था, जो सोशल जस्टिस का हिस्सा आप मान सकते हैं, क्योंकि यात्रा एक यूनिफोकल यात्रा नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ धन्यवाद करूंगा कांचा साहब का। ये प्रोग्राम की बात जब हुई थी तो शायद 5 ही दिन पहले हुई थी हमारी। 5 दिन पहले राहुल जी का भी कहना था कि सोशल जस्टिस की बात कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो लोगों तक उस रूप में नहीं पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए। देखिए, मैं इसी पे आ रहा हूं। सच ये है कि लोकतंत्र में चुनाव की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक दलों की नहीं होती। लोकतंत्र में जनता भी बराबर का हिस्सेदार है और जनता की भी जिम्मेदारी है कि हमारी बातों को वो आगे बताए। ये वही जनता है जो मोदी सरकार से लड़ रही है, ये वही जनता है जो अपने रिश्तेदारों से लड़ती है लेकिन सही बात कहती है, ये वही जनता है जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लड़ती है जिनकी ट्रोलिंग होती है लेकिन वो 10 साल से चुप नहीं हुए, ये वही जनता है जो अपने स्कूलों के अंदर, अपने ऑफिसों के अंदर बैठकर सही बात करते हैं। और अगर हम उन तक पहुंच जाते हैं तो हमारी बात पूरे देश में फैलती है। और उन तक पहुंचने के लिए जहां तक सोशल जस्टिस का एंगल है, राहुल जी ने ये बोला था और कांचा साहब से बात हुई थी और कांचा साहब ने भी हमसे कहा कि क्यों ना हम वो तमाम लोग जो सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में एक्टिविस्ट हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है, जैसा मैंने सुबह बोला, बहुत सारे लोगों ने पिछले इलेक्शन में वोट भी नहीं दिया होगा, लेकिन आज वो अपने को हमसे जुड़ा पा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी सीधे उनसे बात करना चाहते हैं। और 5 दिन के अंतराल में मैं कांचा सर को भी धन्यवाद दूंगा, अपने तीनों डिपार्टमेंट्स के चीफ को धन्यवाद दूंगा, हमारे साथ सुबह सैनी साहब थे उनको धन्यवाद दूंगा, ओम सुधा हैं उन्होंने मोबिलाइजेशन किया उनको धन्यवाद दूंगा, हरियाणा SC डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मोबिलाइजेशन किया उनको धन्यवाद दूंगा, और तमाम जो हमारे वक्ता आज यहाँ थे उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने कम समय पे आज ये प्रोग्राम बना। और आज की जो राहुल जी की स्पीच है, यकीन मानिए वो ऐतिहासिक स्पीचेस में गिनी जाएगी। ये बात कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसकी हिम्मत और कमिटमेंट ऐसे कई प्रोग्रामों को पहले भी सफल कर पाया और इतने कम समय में, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।